प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए आपके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 चुनावी राजनीति के अंतर्गत कार्यपत्रक 32 के उपशीर्षक हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने चुनाव क्यों के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि हमने आपको निष्पक्ष चुनाव प्रणाली और चुनाव क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में बात करेंगे। हमारी चुनाव प्रणाली में सबसे पहले हमारा बिंदु है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होते हैं? हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जैसे कि आपने पहली ही लाइन में पढ़ा, यहाँ पर 2 चीज़ें आई आपके सामने, एक लोकसभा और दूसरी विधानसभा। ये लोकसभा और विधानसभा क्या हैं, इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। हमारे देश में संसद के कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, जिसमें कि पहला भाग है लोकसभा, पहला भाग है राष्ट्रपति, दूसरा भाग है लोकसभा, तीसरा भाग है राज्यसभा। संसद एक द्विसदनीय प्रणाली है, लेकिन जब इसके भाग की बात आती है तो इसके 3 भाग होते हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल बाद और विधानसभा के चुनाव भी हर 5 साल बाद होते हैं। जब प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं तो उसे हम लोकसभा के चुनाव कहा जाता है, हम कहते हैं, और जब मुख्यमंत्री स्तर के चुनाव होते हैं तो हम उसे विधानसभा के चुनाव कहते हैं। लोकसभा के चुनाव में जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है उन्हें सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद, क्योंकि वो संसद के लिए चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें सांसद कहा जाता है, यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा के चुनाव में जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है उन्हें विधायक कहते हैं। जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है उन्हें विधायक कहा जाता है, यानी कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई कि संसद के कुल 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये दोनों उसके सदन हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है या ये शक्ति होती है कि वह लोकसभा या विधानसभा किसी की भी मीटिंग को बुला सकता है और किसी भी सदन को, लोकसभा के सदन को भंग भी कर सकता है। इसलिए इसके 3 भागों के बारे में आपको जानकारी देना अति आवश्यक था। अब हम अपने पहले बिंदु पर पुनः आते हैं, जो कि है आम चुनाव। आम चुनाव हमारे देश में, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। भंग होने का मतलब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, एक ही डेट पर और छोटे छोटे अंतराल पर। कभी 10 दिन का गैप हो गया, कभी 20 दिन का गैप हो गया, 1 हफ्ते का या 2 दिन का भी गैप हो जाता है। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। अगला पॉइंट है उपचुनाव। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य या प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रतिनिधि है, MLA या MP, या और छोटा क्षेत्र होता है तो उसमें काउंसलर भी होता है। अगर हम जनता को कोई प्रतिनिधि है और वो अपने पद या उसकी शक्तियों से संतुष्ट नहीं है, तब वह इस्तीफ़ा दे सकता है
तब भी वहाँ का पद खाली हो जाता है, या उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है या नेचुरल डेथ भी हो जाती है, तब भी उसका पद खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस खाली निर्वाचन क्षेत्र का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए एक प्रतिनिधि की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर प्रतिनिधि का चयन करने के लिए दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। इस प्रकार के चुनाव को, जो कि किसी की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। एक बार आप दोबारा से इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। जब कोई क्षेत्र के सदस्य या प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट है हमारा चुनावी क्षेत्र। चुनावी क्षेत्र मतलब जो चुनाव का क्षेत्र है, एरिया है जो। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतलब जो जिस भी एरिया में रहता है वो वहाँ से अपने किसी एक प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। यहाँ मतदाता कौन है? आप और हम, जो कि वोट डालते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, मतदाता किसे कहते हैं? मत देने वाला मतदाता। और यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। यदि लोकसभा के लिए चुना जाता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो उसे क्या कहा जाता है? सांसद। और विधानसभा के लिए चुना जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? विधायक। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जिन क्षेत्रों में देश को विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में हम मतदाता सभी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। किसी एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं बहुत सारे प्रतिनिधियों में से, जो कि मत देकर किया जाता है। और यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है वार्ड। इसी प्रकार पंचायत और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। अगर ये चुनाव पंचायत या नगर पालिका के स्तर पर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को हम कई बार सीट भी कहते हैं कि भाई ये गोकुलपुर विधानसभा की सीट है, ये शाहदरा विधानसभा की सीट है, ये करावल नगर विधानसभा की सीट है, ये करोल बाग की विधान सीट है। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों की सीटों को बांटा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है? कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूहों के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची, जिसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक बार इसे अच्छी तरीके से समझेंगे हम। आरक्षित मतलब सुरक्षित, रिजर्व। जो भी कुछ कमज़ोर लोग हम सभी के समाज में होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उन लोगों के लिए अपनी बात को सरकार के स्तर तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह प्रावधान रखा कि जो हमारे देश के कमज़ोर, गरीब या ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक विशेष आरक्षित क्षेत्र का चुनाव किया जाए, ताकि वे अपने समाज का और अपने पास का प्रतिनिधि चुनकर
सरकार में भेजें और वह उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करे। कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोग चुनाव लड़ने और जीतने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज़रूरी संसाधन नहीं होते, उनके पास कई बार पढ़ाई नहीं होती, उतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, या उनके पास धन की कमी होती है, या उन्हें जानकारी ही नहीं होती इस चीज़ की कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाना है, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ और संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि आदिवासी लोगों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, जो कि मैंने आपको हाशियाकरण पाठ के अंतर्गत बताया था, क्योंकि उन लोगों की आवाज़ ऊपर तक तभी पहुंचेगी जब उनके समूह में से, उनके समुदाय में से किसी प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजा जाएगा, तभी उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दे पाना संभव होगा। क्योंकि जब तक हम किसी की समस्या से अवगत नहीं होते तब तक हम उसका समाधान नहीं करा पाते। तो इसलिए यह आवश्यक है कि उनके लिए एक विशेष प्रतिनिधि या आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को सोचा। इसके तहत अब आप यहाँ पर एक बात आती है, संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था को सोचा। तो ये मैंने आपको पिछले वर्ष बताया था कि हमारे देश में जो संविधान बना वो उसका मुख्य श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है, और इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब किसी समुदाय के गरीब, पिछड़े हुए या सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है या सुरक्षित चुनाव क्षेत्र का चयन किया जाता है, उसे आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि वे अपने समाज की समस्याओं का ध्यान समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिला सकें। अगला पॉइंट है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। मतदाता सूची क्या होती है? हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली सीट में भी, कम से कम मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना ज़रूरी है। मतलब कि एक तरह की लिस्ट है जिसमें कि वोटर का नाम दिया होता है। मतदाता सूची में नाम होने पर क्या बनता है? वोटर आईडी कार्ड बनता है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। और वोट देने जाते समय मतदाता को वो वोटर आई कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। अगला पॉइंट है उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार वही है जो इसे हम प्रतिनिधि बोल रहे थे अभी तक। उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। पार्टियों के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, BSP। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको आने वाली कक्षाओं में पढ़ाएंगे। उम्मीदवारों का नामांकन जो होता है यानी कि नॉमिनेशन, चुनाव लड़ने से पहले देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं कि भाई बीजेपी से ये आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमी से ये लड़ेगा और BSP से ये आदमी लड़ेगा। हर पार्टी अपना अपना एक एक कैंडिडेट हर निर्वाचन क्षेत्र में उतार सकती है, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। फिर उन्हें पार्टी का चुनाव, वह उस पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रयोग करके अपना चुनाव लड़ते हैं। जैसे कोई बीजेपी से अगर किसी को मनोनीत किया गया है तो कमल के निशान से चुनाव लड़ेगा, किसी को कांग्रेस से दिया गया है तो वो हाथ के निशान से, और अगर किसी को BSP का दिया गया है तो उसे हाथी के निशान का प्रयोग करने की अनुमति होगी, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। मतलब एक तरीके का फॉर्म होता है जिसे कि उसमें भरना पड़ता है, नॉमिनेशन लेटर, जिससे उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। उसमें वो बताता है कि भाई कितने केस दर्ज हैं,
उसके ऊपर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, किसी का मर्डर तो नहीं किया, इस तरह की पूरी डिटेल देनी होती है। और उसके पास कितनी संपत्ति है, चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, शैक्षिक योग्यता कितनी है उसकी, 10th पास है, 12th पास है, अनपढ़ है या MA BEd PhD है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार ये फॉर्म भर देते हैं तो क्या हो जाता है, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब अगला पॉइंट आता है मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। जैसे कि अगर मान लो आपको बीजेपी पसंद है तो आप बीजेपी को दोगे, कांग्रेस पसंद है कांग्रेस को, और अगर आपको बीएसपी पसंद है तो बीएसपी को दोगे। और उसमें भी अगर कई बार होता है कि भाई आपके पड़ोस का आदमी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप किसी पार्टी को पसंद नहीं करते, तो फिर आप उसे वोट दोगे, किसी पार्टी को हो सकता है। मतदान केंद्र में मतदाता अपनी वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन को क्या कहते हैं, EVM, वोटिंग मशीन को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और एक डेट फिक्स कर दी जाती है, तय कर दी जाती है एक डेट। उस डेट पे वो सारी मशीनें खोल दी जाती हैं और वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। वोटों की जब गिनती हो जाती है, यहाँ पे सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं उस टाइम पर जब गिनती होती रहती है, जिससे कि जो वोटों की गिनती है उसे क्या कहते हैं, मतगणना। क्या कहा जाता है, मतगणना। वोटों की गिनती को मतों की गणना यानी कि मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके, यानी कि उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो कि भाई गिना तो आया तो 20 मशीन में और बता दिया 200, नहीं। अगर सभी लोग वहाँ पर होंगे तो उन्हीं के सामने मशीनें चलाई जाएंगी, उसकी काउंटिंग सबको दिखाई जाएगी और तब उन्हें सभी लोगों को नोट कराया जाएगा। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। अब जिस एरिया में, अगर मान लो किसी एरिया में 16 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी वोट होगी उस व्यक्ति को वहाँ का उम्मीदवार यानी कि विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। अब बात आती है प्रथम प्रश्न की, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आम चुनाव और उपचुनाव क्या होते हैं। आम चुनाव में बताया था लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं, जिससे कि वहाँ पे चुनाव करने की आवश्यकता होती है और एक ही दिन या छोटे छोटे अंतराल पर इन चुनावों को कराया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, जो कि जनरली 5 साल बाद होते हैं या एक विशेष अंतराल पर होते हैं। उपचुनाव क्या होता है, जब किसी प्रतिनिधि की डेथ हो जाती है या वो इस्तीफा दे दे तो जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। प्रधानमंत्री के पद के लिए जब चुनाव लड़े जाते हैं तो वो सदस्य सिलेक्ट होकर के, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो सदस्य सिलेक्ट होकर के यानी कि चयनित होकर के जिस पद को प्राप्त करते हैं उसे सांसद कहा जाता है। उन्हें तक क्या कहा जाता है, उन लोगों को सांसद कहा जाता है। और जो विधानसभा में जाते हैं, जो संसद में जाते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है और जो विधानसभा में जाते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं में। सांसद कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। अब आगे बात करते हैं हम मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया मतदाता सूची क्या होती है। मतदाता सूची होती है जिसमें कि मतदाताओं के नाम होते हैं, उनके फ़ोटो होते हैं, उनका वोटर ID कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड की पहचान संख्या होती है, उनका एड्रेस होता है उसमें। उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम होते हैं वही लोग चुनाव में वोट डाल सकते हैं और एक पहचान पत्र से एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है, इसलिए वहाँ निष्पक्ष चुनाव होना आसान हो जाता है। मतदाता सूची से मतदाता की पहचान करने का कार्य सरल हो जाता है। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो एक उम्मीदवार को क्या होना चाहिए। एक उम्मीदवार को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो और एक अच्छा सभ्य नागरिक हो। ये सब योग्यताएं एक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रक में आपको हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में बताया गया, जिसमें आम चुनाव, उपचुनाव, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड, आरक्षित चुनाव क्या होता है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है, मतदाता सूची क्या होती है, उम्मीदवारों का नामांकन कब जरूरी होता है, कैसे उम्मीदवार का नामांकन होता है, मतदान और मतगणना के बारे में आपको बताया और
आपके प्रश्नों के उत्तर दिए। आप सभी इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।